वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स 1 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। हमने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे, उसके बाद हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट हिट अ स्टेशनरी कार ही मे फ्लाई ऑफ द मोटरसाइकिल एंड ड्राइवर इन द कार मे गेट नेक इंजरी एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि जब एक बाइक वाला गाड़ी के साथ टकराता है तो आपने अक्सर देखा होगा कोलिजन के दौरान बाइक तो टकरा के गिर जाती है, लेकिन जो पैसेंजर होता है वो बिल्कुल इस तरह टोपल ओवर होके आगे गिर जाता है। यानी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बाइक और जो पैसेंजर होता है, जो उसको मोटर बाइक चला रहा होता है, वो दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो बाइक की जब अचानक वेलोसिटी चेंज होती है तो जो बाइक वाला होता है या जो पैसेंजर होता है वो इनर्शिया की वजह से आगे चला जाता है, क्योंकि वो अपनी उस स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाह रहा था। और इसी तरह से गाड़ी जो होती है, गाड़ी को अगर पीछे से टक्कर लगेगी तो आपने अक्सर देखा होगा कि सीट्स के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर नेक रेस्ट मौजूद होता है। वो नेक रेस्ट जो है वो आपकी किसी भी सूरत में नेक इंजरी को बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पीछे से टक्कर होगी तो गाड़ी जो है वो थोड़ी सी आगे निकलेगी, जो पैसेंजर है वो पीछे की तरफ आएगा अपने इनर्शिया यानी स्टेट को मेंटेन करने के लिए। तो अगर पीछे नेक रेस्ट ना लगाओ तो उससे क्या होता है कि गर्दन जो है उसके पीछे जाने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये चांस होता है कि नेक जो है वो इंजर्ड हो सकती है। तो इन दोनों केसेस में इनर्शिया जो है वो इन्वॉल्व होता है। हम इसको रीड कर लेते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू इनर्शिया। इसकी जो मेजर रीजन है वो इनर्शिया है। द मोटरसाइकिलिस्ट स्टॉप्स अब्रप्टली। जब वो अब्रप्टली रुकेगा, द साइकिलिस्ट बॉडी कंटिन्यूज मूविंग फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। यस, उसकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करना चाहेगी इनर्शिया की वजह से। कॉजिंग हिम टू फ्लाई ऑफ, जिसकी वजह से वो फ्लाई ऑफ यानी उसके ऊपर से गिर के आगे गिर जाएगा। कन्वर्सली, इसके उलट, द कार ड्राइवर इज एट रेस्ट। गाड़ी जो है वो बिल्कुल रेस्ट पे खड़ी है। व्हेन हिट फ्रॉम बिहाइंड, जब उसको पीछे से टक्कर लगेगी, द कार जैक्स फॉरवर्ड, तो गाड़ी आगे निकलेगी। जब गाड़ी आगे निकलेगी तो जो बॉडी है, जो ड्राइवर है, वो अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा, लेकिन सीट के साथ बाकी यहाँ तक जो बॉडी है वो आगे चली जाएगी। लेकिन अगर नेक रेस्ट पीछे मौजूद नहीं है तो आपकी नेक जो है वो अपनी इस रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से नेक जो है वो टूट सकती है। ऑल राइट, दूसरा देखें। इसी तरह से इन ऑटम, खिजा में, when you shake a branch the leaves are detached. why? आपको पता है कि ऑटम में जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं और वो बहुत मिनिमल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो ट्री के साथ अटैच होते हैं। तो जब आप किसी भी ब्रांच को शेक करते हैं तो क्या होता है कि लीव्स अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को मेंटेन करते हैं तो वो ब्रांच से टूट जाते हैं। और यही रीज़न है, जब आप शेक करते हैं तो बहुत सारे लीव्स जो हैं या फ्लावर्स जो हैं वो ज़मीन पे आकर गिर जाते हैं। और इसकी भी रीज़न क्या है? इनर्शिया। दिस अकर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब जो लीव्स हैं वो रेस्ट पे हैं। व्हेन यू फोर्सफुली शेक द ब्रांच इट सडनली कम्स इनटू मोशन। यस, जब आप शेक करेंगे तो ब्रांच जो कि पहले रेस्ट पे थी वो सडनली मोशन में आ जाएगी। हाउएवर द वीकली अटैच ऑटम लीव्स टेंड्स टू रिमेन इन देयर ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट। और जो लीव्स थे उन्होंने अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश की है, causing them to de-attach and fall to the ground, जिसकी वजह से वो de-attach हुए हैं और ज़मीन पर गिर गए हैं। तो इसकी भी रीज़न क्या है? इनर्शिया। ऑल राइट, आगे देखिए। यस, वाई इट इज़ नॉट सेफ टू अप्लाई ब्रेक्स ओनली ऑन द फ्रंट व्हील ऑफ बाइसिकल। इवन कि आप बाइक चला रहे हैं, आप बाइसिकल चला रहे हैं, तो इस चीज़ से अवॉइड किया जाता है कि हम फ्रंट व्हील की ब्रेक जो है वो अप्लाई करें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आप इन द स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, मोशन की स्टेट में होते हैं आप। तो उससे होता ही है कि जब आप अगले व्हील की ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि बाइक यकदम जो है वो रुकेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट को मेंटेन करने के लिए टॉपल ओवर यानी फ्लाई ऑफ हो जाएगी और आप गिर सकते हैं। आपके गिरने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से आप कभी भी व्हील की जो ब्रेक्स हैं वो अब्रप्टली अप्लाई नहीं करते। अप्लाइंग ब्रेक्स ओनली टू द फ्रंट व्हील स्टॉप्स दैट व्हील अब्रप्टली, बट द अपर पार्ट ऑफ द बाइसिकल एंड द राइडर कंटिन्यूज मूविंग फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन।
This forward momentum creates a turning effect that can easily cause the bicycle to flip over the front wheel leading to an accident. मतलब वो क्या करेगा, वो उसको फ्लिप कर देगा, उसको टॉपल ओवर कर देगा, उसको फ्लाई ऑफ कर देगा इनर्शिया की वजह से। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। डिड्यूस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। यस, ये बहुत ही ईजी है। यहाँ देखिएगा ज़रा, आपने अभी तक जो है वो पढ़ रखा है। यस, यहाँ देखें ज़रा, आपने अभी तक पढ़ रखा है कि सेकेंड लॉ कहता है एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, किसी भी बॉडी पे जब नेट फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो अगर हम इस केस में अगर हम कहें कि बॉडी पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गई है, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गई है, ये कंडीशन हम लगा देते हैं, तो क्या होगा, ज़ीरो इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं, या तो आपके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है या मैस ज़ीरो है। आपको पता है कि मैस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। और यही तो आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जो आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन हैज़ टू बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जी, ये देखें, F इज इक्वल्स टू एम ए इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ। अगर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब है नेट फोर्स जीरो होगी, इसका मतलब है एम ए जीरो है। मैस कैन नॉट बी जीरो, एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। अ जीरो एक्सेलरेशन मीन्स द बॉडी विल आइदर रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज एग्जैक्टली द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो जो मैंने आपको बात डिराइव करके बताई है, एग्जैक्टली वही मैंने वर्ड्स की फॉर्म में जो है वो लिख दी है। तो इस तरह से आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको ड्राइव पे मिल जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्वेश्चन लिखने वाला रह गया, इसका आंसर रह गया है। तो ये आपको सारे के सारा पीडीएफ जो है वो ड्राइव पे मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ फोकस करें। ओके ओके, यहाँ देखिए ज़रा, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। दीज फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर, ये भी हमने पढ़ा थर्ड लॉ में कि ये एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है। डू दे बैलेंस ईच अदर? नो, हमने ये पढ़ा था कि एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर होता है। अगर एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट बॉडीज़ पे हो रहा है तो ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। कैन बॉडीज मूव अंडर द एक्शन ऑफ रिएक्शन पेयर? यस, बॉडी जो है वो मूव कर सकती है। कैसे करती है, देखें, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज डू नॉट बैलेंस, ये बैलेंस नहीं होते ईच अदर बिकॉज दे एक्ट्स इन टू entirely डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट, बिकॉज द नेट फोर्स ऑन ईच इंडिविजुअल बॉडी इज, ये देखें, इज नॉट जीरो। बॉडीज कैन एंड डू मूव do move under the action of reaction pair, for example swimming or a rocket launching। वो कहता है कि एक्शन रिएक्शन जो है वो दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं। अब दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं तो इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते और बॉडी जो है वो मूव करती है। जैसे स्विमिंग में देख लें, स्विमिंग में आप वाटर पे एक्शन करते हैं, वाटर रिएक्शन में आप पे जो है वो फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से आप फॉरवर्ड मूव करते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन जो है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। अब एक मैन है, एक इंसान है जो कि ऑयली फ्लोर पे गिर गया है। ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ दिस एरिया। ही इज अलोन, वो अकेला है। ही थ्रोज हिज बैक टू मूव आउट ऑफ दिस स्लिपरी एरिया। व्हाई इट इज सो? देखें, अब वो एक स्लिपरी एरिया पे फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है। अब उसने वहाँ से निकलना है तो क्या करेगा? उसके पास एक बैग है, उसने लेट से इस डायरेक्शन में जो है उसने मूव करना है, तो बैग को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकेगा। जब वो बैग को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकेगा तो वो उसके ऊपर एक एक्शन करेगा। अब एक्शन करते वक्त बैग उसके ऊपर एक रिएक्शन करेगा जिसकी वजह से वो दूसरी डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है जिसे हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। दिस यूटिलाइजेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं एंड न्यूटन थर्ड लॉ। ये दोनों ही जो है यहाँ पे अप्लाई होते हैं। बाय थ्रोइंग द बैग इन वन डायरेक्शन, इसको आप एक्शन कहते हैं। द मैन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इट। द बैग एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द मैन, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं, प्रोवाइडिंग हिम विद momentum in the opposite direction and allowing him to slide off the slippery
सरफेस। देखें, अगर उसने बैग पे एक्शन इस डायरेक्शन में किया है तो बैग उस पर रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में करेगा। इस तरह से बैग का मोमेंटम उस डायरेक्शन में होगा, जबकि उस पर्सन का मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ने कंजर्व करना है। अब यहाँ से आपको एग्जांपल याद होगी, जब हमने गन एंड बुलेट के बारे में बात की थी तो हमने कहा था जब फायर होता है तो क्या बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। अब ये रिकॉइल क्यों करती है? ये मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए रिकॉइल करती है। ऑल राइट, फाइन। आगे देखें, हाउ वुड यू से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेनिंग द मोशन ऑफ रॉकेट। यस, किस तरह से आप ये कह सकते हैं? रॉकेट बर्न्स फ्यूल टू एक्सपेल हॉट गैसेस डाउनवर्ड एट अ वेरी हाई स्पीड या हाई वेलोसिटी। ओके, अब गैसेस जो हैं वो बर्न हो रही हैं और रॉकेट के इजेक्शन से क्या हो रही हैं? चैम्बर से निकल रही हैं। ओके, इसे आप एक्शन कह लें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द गैसेस एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट अपवर्ड फोर्स रिएक्शन ऑन द रॉकेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि गैसेस जो निकल रही हैं, रॉकेट जो गैसेस पे फोर्स लगा रहा है तो गैसेस उसके नतीजे में रॉकेट के ऊपर एक फोर्स लगा रही हैं। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उससे क्या होगा? द मैसिव डाउनवर्ड मोमेंटम ऑफ द एग्जॉस्ट गैस इक्वल्स द अपवर्ड मोमेंटम गेन्ड बाय द रॉकेट प्रोपेलिंग इट फॉरवर्ड। तो यहाँ से आप देखेंगे कि लेट से मैं कहता हूँ कि कैपिटल मैस m इज़ द मैस ऑफ रॉकेट एंड कैपिटल v इज़ द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट दैट v इक्वल्स टू माइनस स्मॉल m इज़ द मैस ऑफ गैसेस एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ गैसेस। तो ये इक्वेशन आपने गन एंड बुलेट के फॉर्म में पढ़ी है। तो मोमेंटम ऑफ रॉकेट and momentum of gases both are equal in magnitude, but this minus sign depicts that these are in opposite direction. अब ये opposite direction में क्यों है? क्योंकि इन्होंने momentum को conserve रखना है। momentum की conservation के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों opposite direction में हों, जैसे आपने gun and bullet के फॉर्म में पढ़ा था। All right. Okay. Why are cricket batter gloves padded with foam? यस, मैंने आपको जब इम्पल्स के बारे में पढ़ाया था, इम्पल्स वॉज एक्चुअली अ चेंज इन मोमेंटम। यस, दिस वॉज द इक्वेशन। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारे पास मोमेंटम है उसमें जब एक नॉन यूनिफॉर्म फोर्स लगती है, जैसे आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो ग्लव्स के पहनने से क्या होता है कि जो पैडेड फोम होता है वो टाइम ऑफ कोलिजन को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा तो इम्पैक्टिंग फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से इम्पल्स प्रोड्यूस होगी। ऑल राइट, तो इम्पल्स प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, या इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम पैडेड ग्लव्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, वेयर विल योर वेट बी ग्रेटर, नियर अर्थ और नियर मून, व्हाट अबाउट मैस? पहली बात तो क्लियर है कि आपका मैस जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो ज़मीन पर भी उतना ही होगा और मून के ऊपर भी इतना ही होगा, क्योंकि आपने मैस के बारे में पढ़ रखा है कि मैस चेंज नहीं होता। दूसरी बात, आपको पता है कि ग्रेविटी जो है वो 6 टाइम्स लेस है मून के ऊपर। तो इसका मतलब है आपका वेट अर्थ के ऊपर ज़्यादा होगा। अगर आप मून पे जाएंगे या मून के करीब जाएंगे तो आपका वेट जो है वो 6 टाइम्स जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन आपका मैस जो है वो दोनों प्लेसेस पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसको हमने डिस्कस किया था जब हमने मास और वेट के डिफरेंसेस को डिस्कस किया था। ऑल राइट, ओके, लास्ट है, व्हेन रोनाल्डो किक्स द बॉल, रोनाल्डो जो है आपको पता फीफा वर्ल्ड कप इज ऑन, फीवर इज ऑलवेज ऑन, एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ बॉल बोथ अर्थ एंड बॉल अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, व्हाई द बॉल मूव्स टूवर्ड्स अर्थ एंड नॉट द अर्थ। अब वो कहता है कि रोनाल्डो ने फुटबॉल को किक किया है, फुटबॉल इज इन द एयर। अब होना तो ये चाहिए कि फुटबॉल और अर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी भी अर्थ फुटबॉल की तरफ मूव करती हुई महसूस नहीं होती, जबकि फुटबॉल अर्थ की तरफ आता है। उसकी रीज़न क्या है अभी आपको समझ आएगी, ये बहुत आसान सी बात है। यहाँ देखिएगा ज़रा कि लेट्स से दिस इज़ आवर फुटबॉल, ओके, एंड दिस इज़ आवर अर्थ। ठीक है, दिस वन इज़ फुटबॉल एंड दिस वन इज़ अर्थ। ओके, अब ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा। आपको पता है कि जो नेट फोर्स फुटबॉल पे लगेगी दैट विल बी इक्वल्स टू एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। अब ये फार्मूला मैं दोनों के लिए यूज़ करूँगा,
ठीक है, रेस्ट को मैं थोड़ा साइड पे लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एफ नेट इक्वल्स एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, अब जो बॉल के ऊपर फोर्स लगेगी, देखिएगा ज़रा, बॉल का मास बहुत कम है, ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जस्ट अ मिनट, यस, इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा। देखें, टोटल नेट फोर्स एम ए के इक्वल है, तो मैंने एम ए को यहाँ पे लिख लिया सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्योंकि नेट फोर्स दोनों की कॉमन है, दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड एक ही है, तो इसका मतलब है कि इसका अगर मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम होगा। अब चूंकि बॉल का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, अर्थ का एक्सेलरेशन कम है, इस वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि बॉल जो है वो अर्थ की तरफ आ रही है और अर्थ बॉल की तरफ मूव नहीं कर रही। इवन कि अर्थ भी बॉल की तरफ मूव करती है लेकिन उसका एक्सेलरेशन इतना कम होता है कि आपको फील ही नहीं होता, ठीक है। इस वजह से आपको नॉर्मल केसेस में जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो यही देखते हैं कि लाइटर बॉडीज़ जो हैं वो एक्सेलरेट करती हैं टूवर्ड्स द हैवियर बॉडीज़। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ऑलराइट, आई होप सो कि यहाँ तक हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर किसी शॉर्ट क्वेश्चन की समझ नहीं, हमने वही कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। इनर्शिया था, इम्पल्स को डिस्कस किया है हमने बार बार, न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस किया, थर्ड लॉ को डिस्कस किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया है हमने। जो है वो इस एंड पे जो है वो हमने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके देखा है कि अर्थ और फुटबॉल जो है वो किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मिसबा शनवारी, ये आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे। यस, लॉन्ग क्वेश्चन फातिमा वज़ीर, बेटा असल में हमने पूरा चैप्टर जो है वो डिटेल से कर लिया है, तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हो जाते हैं। आप उनको कोशिश करें, ट्राई करने की, अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे। यस, बुक में है, ये आपको ड्राइव से मिलेंगे। ये ड्राइव का लिंक दे दें ज़रा, गूगल ड्राइव पर, ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्ट, ये अपलोड हो गया लिंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड वर्क एंड डाउनलोड नोट्स, यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होगी तो आज आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिएगा, तो मैं आपके उसके भी नोट्स जो है वो अपलोड कर दूँगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप पहले लेक्चर सुने, उसके बाद आप जो है जी वो मैं आप करने की कोशिश करें, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करवा दूँगा, ठीक है। ओके, आप पहले बुक से पढ़ें, पहले लेक्चर ले लें, फिर बुक से पढ़ें, फिर खुद से लॉन्ग क्वेश्चन को आर्टिकुलेट करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो रहा तो इस वीडियो के कमेंट में आपने जो है ना उस लॉन्ग क्वेश्चन का नंबर बता देना है। अगर आप इसका नंबर बता देंगे तो कल नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, देन हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।